श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज बहुत हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में हरियाणा के एक जाने माने स्कॉलर श्री संतराम देसवाल जी उपस्थित हैं। हमारे विशेष अनुग्रह पर और मिस्टर वशिष्ठ के विशेष अनुरोध पर आज ये हमारे बीच में प्रस्तुत हुए हैं। ये संतराम देसवाल जी वही शख्सियत हैं जिनको हरियाणा साहित्य अकेडमी से सूर अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि हरियाणा साहित्य अकादमी का एक बहुत ही विशेष अवार्ड है, जिसमें 5 लाख का नगद राशि का इनाम दिया जाता है। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि संतराम देसवाल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और साथियों, मैंने विशेष तौर पर मिस्टर वशिष्ठ को आज निमंत्रित किया है। कारण ये है, वशिष्ठ जी हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। वैसे तो मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन हिंदी के विषय में आपका अपना एक अलग स्थान है, एक अलग से महारत है। तो ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए मैं अक्सर वशिष्ठ जी को न्योता देता रहता हूं, और हमारे एक आवाज़ पर वशिष्ठ जी आते हैं। मैं तहे दिल से इनका भी आभारी हूँ। संतराम जी, इससे पहले कि मैं और वशिष्ठ साहब आपसे बात करना आरंभ करें, मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय थोड़ा स्वयं दें, ताकि हमारे श्रोताओं को ये मालूम हो कि जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत छुपी होती है। मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे वो शब्द याद हो आते हैं, जहां वो ये लिखते हैं कि व्हेन वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम, but perhaps we do not know that how many years he has lost for this appreciation। और आपको तो appreciation साधारण आदमी से तो मिला ही मिला है। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा सरकार द्वारा भी बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है। इसलिए आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करें। धन्यवाद जी। मैं संतराम देसवाल, मेरा गांव है झज्जर जिले में जी। खेड़ का गांव है जी। वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई प्रारंभिक। हमारे गांव में तो प्राइमरी विद्यालय भी नहीं है, अब बना है, पहले नहीं था जिस समय हम बच्चे थे। साथ में एक गांव है दुलेड़ा, वहाँ से मेरी शिक्षा अर्जन हुई 10वीं तक, और फिर झज्जर राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। और वहाँ हम प्रतिदिन साइकिलों पर जाते थे, 15 किलोमीटर जाते, 15 किलोमीटर आते। ओके। तो कुल मिलाकर एक साधारण से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 3-4 साल का था, तभी मेरे जो पिताजी है उनका स्वर्गवास हो गया था। मुझे याद नहीं है उनकी किस प्रकार की शक्ल थी, क्या था। मुझे इतना याद है कि उनका देहांत हुआ था, और वो एक दृश्य मेरे सामने है। काफी अभाव में जीवन व्यतीत हुआ, मैं मानता हूँ। जी जी। मैं लोगों के साक्षात्कार सुनता हूँ जी। ऐसे लोगों के सुनता हूँ जो मैंने बनाए हैं, और एक 1-1.5 घंटे के साक्षात्कार, वो कभी नाम नहीं लेते जी कि मैं किस पृष्ठभूमि से हूँ, और केवल ऐसा परोसते हैं कि जैसे मैं तो बनाया हूँ। जी जी जी। अभी किसी का
यूट्यूब पर सुन रहा था। ओके। तो कोई बात नहीं। नहीं ठीक तो है। मैं तो बिल्कुल एक साधारण से बिल्कुल गरीबी से उठा हूँ। जी जी। और ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा समझो, सरस्वती माँ की कृपा समझो कि मैं बचपन से पढ़ने में ठीक था जी और लिखने भी लगा था, जी। मंचों पर आने लगा था। जब मैं विद्यालय में था तब भी, और जब महाविद्यालय में था तब तो खुल के आने लगा। तो और फिर जब मेरा ये सारा देखा, तब मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य थे डॉक्टर B.D. शर्मा जी। साइंस के थे, फिजिक्स के। हाँ बहुत बढ़िया आदमी हाँ थे। हाँ। ना मेरा उनसे कोई संबंध, कोई पुनर्जन्म का कहीं कोई जुड़ा मैं भी होगा। उनका विद्यार्थी रहा हूँ। तो कोई गजब का था। यस मेरे पता नहीं क्यों उनको क्या लगाव हो गया जी। कि वो, अब जो उनकी लड़की थी और लड़के थे, वो सारे मेरे तो मित्र थे, जी। उनसे ज्यादा मेरे को लगाव करते थे। यस। और उन्होंने ये लगा, पहले ही जब मैं 11वीं में गया, और जब 11वीं में ही मैंने दिसंबर की परीक्षाओं में टॉप किया, सबसे सर्वाधिक मेरे अंक आए। फिर पंजाब विश्वविद्यालय में मेरा मेरिट में स्थान आया। जी। सारा जब तो ये सारा पंजाब हरियाणा एक का ही था, तब मेरा मेरिट में था 9वां स्थान। तो फिर उनको लगा कि भाई ये बच्चा, वो फिर हमारे घर आए। ठीक। साइकिल पाते थे हम। हाँ हाँ। साइकिल पाए, मेरे दादाजी से मिले। मेरे दादाजी वृद्ध थे, वो हमें संभालते थे, खेती वेती करते थे। और फिर उनका आपस में कई साल तक जब मैं रहा तो दोस्ती हो गई मेरे दादाजी की और उनके आदरणीय शर्मा जी। और वो फिर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक देव बन के आए जी। और उन्होंने मुझे कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि भाई अभाव ही कोई चीज होती है। राइट। और फिर मैं, और ये भी उन्होंने समझा होगा, मैं समझता हूँ अब तो इस दुनिया में नहीं है वो, कि मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि भाई इनको कभी इनके स्वाभिमान को ठेस ना लगे। जी। इसलिए मुझे क्या किया कि उन्होंने छात्र पुस्तकाध्यक्ष बना दिया, ओके। स्टूडेंट लाइब्रेरी। ठीक है। उसकी नियुक्ति कर दी। अच्छा। और उन दिनों उसके 400 रुपये शायद मिलते थे। ठीक है। 400 मिलते थे, कितने मिलते थे, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी वो यूं देख लें, जैसे हम तो साइकिल पर आते थे, हाँ। तो एक दिन मुझे बुलाया तो कहने लगे कि भाई वो नहीं पाई हुई, जर्सी नहीं पाई। हाँ। मैंने कहा जर्सी तो थी ही नहीं मेरे पास, ठीक है। मगर ये कह दिया जी मुझे सर्दी नहीं लगती। हाँ। वो का की था, हाँ। और मुझे वो ले गए। ओके। मुझे ध्यान है कि वो भटनागर थे हमारे अकाउंटेंट। अच्छा। तो उन्होंने कहा भटनागर काके नो 1000 रुपये दे दे। अच्छा। तो भटनागर सामने दे दिए। मैं कहा सर क्या कर रहे हो? हाँ। चुप, हाँ। जा इसके ना गर्म कपड़े लाना। ठीक है। और कितनी मेरी हिम्मत नहीं थी, हाँ। और मैं यूँ पूछूंगी कि इसलिए। हाँ। फिर वो इस तरह से जब भी होता, फिर और आप देखो, हाँ। फिर अगले साल उन्होंने बुलाया मुझे हम्म। फर्स्ट ईयर में भी दाखिला। अब क्या था, अखबार पढ़ते हो? हाँ। मगर जी अखबार तो हमारे गाँव में आता ही नहीं, हम्म। कोई अखबार नहीं आता। अच्छा। तो तब उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष मुझे बना दिया था। वो अलग बात थी, हाँ। गांव की बात थी हम्म। कि फिर छुट्टियों में तू अखबार पढ़ना चाहिए है। हम्म। तो मैंने कहा जी वहाँ नहीं आता कोई, ठीक है। कोई गल नहीं। तो उन्होंने ये दस कि वहाँ जो बस जाती है वहाँ कोई दुकान है? मैंने कहा कि एक चाय की दुकान है, हाँ। और वो मुझे जानता है तो दूसरे गांव का, हाँ। कि ठीक है उसको आख दो हाँ। कि सुबह पहली बस आएगी हाँ। 6:45 बजे, ओके। पिलानी से चल के जज्जर। हाँ। उसमें अखबार दी ट्रिब्यून, ठीक है। वो अखबार वहाँ फेंक देगा, हाँ। और तू सुबह उठ के उस अखबार को ले जाओ क्या बात। और वो पढ़ना। क्या बात। यस। जाओ, और वो मैं कहा पैसे चुप, हाँ। पैसे की गल मत कर। हाँ। तो वो फिर कहाँ से वो मुझे साल के अंत में बुला के, और भटनागर साहब मुझे लिखवा लेते थे, आप लिख लेते थे, मेरे हस्ताक्षर करवा लेते थे। वो कहाँ से पैसे करते, शायद स्टूडेंट फंड से या ठीक किससे, है। ठीक है। ऐसे बहुत मेरी मदद की। हाँ।
और फिर बाद में स्टूडेंट लाइब्रेरियन। तो उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान। मैं भी देसवाल साहब उनकी छवि को याद करके उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप जिस भाषा में उनकी बात को रख रहे हैं उससे भी मुझे याद हो आता है वो इसी भाषा में बात ऐसे ही बोलते थे, बिल्कुल यूं ही बोलते थे। यस। तो फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया और मंच पर मैं जाने लगा, लिखने लगा। लाइब्रेरी में चूंकि मैं बैठता था जी तो इसलिए वहाँ पर मैं किताबें पढ़ता जी और किताबें पढ़ता तो फिर भाव भी बनते हैं जी। तो फिर मैं लिखता, लिख जी। के डायरियाँ भर लेता। जी मैं ज़्यादा गद्य लेखन पसंद करता था। ठीक। कविता भी लिखता था हाँ मगर मैं गद्य लिखता था। ठीक। फिर उसके बाद एमए में चला गया हम्म, रोहतक विश्वविद्यालय में, ओके। एमए इंग्लिश में। अच्छा। तो वहाँ भी मेरे बहुत ऐसे ऐसे टीचर थे, एस चावला थे, हम्म, बी ऑक्स, हम्म, क्या गजब के हम्म, वो थे हम्म, प्रोफेसर। हम्म, वो हमें वो 64 पढ़ाते थे, अच्छा। मुझे अब भी ध्यान है। हम्म, और ओपी गरेवाल, भीम हाँ। सिंह दैया यस। और बी के अस्क, हाँ ये ऐसे ऐसे धुरंधर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल धुरंधर ही थे। सारे धुरंधर। तो वो वहाँ से हमने इंग्लिश की। हम्म, फिर मैं एलएलबी में डॉक्टर रायजादा, डॉक्टर रणबीर सिंह, हम्म। डॉक्टर केपीएस मेलवार, हम्म, ये डॉक्टर शमसुद्दीन, हम्म, इनसे मैं प्रभावित हुआ। ये बड़ा ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टीचर थे ठीक। लॉ के। तो मैंने लॉ में दाखिला ले लिया, हम्म, वहाँ से लॉ की। और फिर मैं चाहता तो था इस क्षेत्र में जाना। फिर मुझे बैजनाथ सिंघल जी मिल गए जी। और उन्होंने मुझे हिंदी की तरफ मोड़ दिया। अच्छा। और हिंदी में भी देखो बैजनाथ सिंघल से तो उन्होंने तो मुझे बहुत संरक्षण दिया ही हाँ। हर तरह से। हम्म, और हमारे दूसरे जो गुरुजन थे डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा, हम्म, डॉक्टर शशि भूषण सिंघल, हम्म, मैडम पुष्पा बंसल, हम्म, ऐसे ऐसे बड़े धुरंधर विद्वान जी, प्रोफेसर थे। जी, जी। उनसे हम पढ़े। जी। एमए एमफिल पीएचडी मैंने वहाँ से की जी। हिंदी में। जी। और एक और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, आप भिवानी से थे श्री राजेंद्र प्रदीप। यस। हाँ, हाँ, हमारे तो हमारे प्रिंसिपल principal थे। वो जिस भूमिका में डॉक्टर बीडी शर्मा थे, Yes. उसी भूमिका में मेरे वो विश्वविद्यालय में वो आ गए अपने आप। क्यों आ ओके गए ओके ओके। यस। पता नहीं क्यों इनको हाँ, लगा हो गया। उधर वेस्ट कॉलेज से इधर ट्रांसफर हो गए थे। तो वो थे डीन ऑफ कॉलेजेस, हाँ। डीन स्टूडेंट वेलफेयर यस। और निदेशक छात्र कल्याण, ये सारे विभाग उनके पास थे। तो विद्यार्थी होने के नाते उनसे जुड़ा हो गया। उसके बाद पता मेरे से बहुत प्रभावित हुए। और फिर वो कहने लगे कि भाई आप जब भी उनको कोई वो ड्राफ्ट करवाना होता, मैं जो बताना चाह रहा था अंग्रेजी का, तो वो उनके अपने स्टेनो को कहते कि इसका डीएफ है ना, उस लड़के को बुलाओ संतराम को, उससे दिखाओ। मैं कहता सर आपके आगे मैं क्या हूँ? नहीं आप देखो डीएफ है, ये इसको नहीं पता। फिर मैं देखता था। तो उन्होंने वाइस चांसलर को भी बताया होगा, ये वो थे वाला। तो उन्होंने मुझे फिर एक दिन बुलाया। वो हमारे हल्के से एमएलए रहे थे, मुझे जानते थे। और मुझे अब भी मेरे पास वो प्रमाण पत्र है। वो किसी की प्रशंसा नहीं करते थे, मगर वो मेरा प्रमाण पत्र दे रखा है, His English is reasonably good। वो है मेरे पास। Saying this from his side हाँ, was something very big. Yes. Reasonably good। वो reasonably good कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। yeah. तो उनका भी मेरा ज्यादा संरक्षण नहीं रहा थी, पर प्रदीप साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा, पारिवारिक भी सामाजिक भी हर लिहाज से। फिर मेरी वहाँ से सीधा एमए, बाद में मैंने एलएलबी में दाखिला लिया था, एमए अंग्रेजी करते ही, और मेरा प्लानिंग कमीशन में रिसर्च इन्वेस्टिगेटर नियुक्ति हो गई थी। Okay. अच्छी पोस्ट थी उस समय। हाँ, मगर वहाँ पर मेरे अनुकूल माहौल नहीं था, हाँ। किन्हीं कारणों से। अब यहाँ चर्चा क्या करें। स्टैटिस्टिकली बात होता है। भ्रष्टाचार की अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार बातें की। थी। हाँ, तो मैं वहाँ 1.5 साल तो रहा मुश्किल से। ठीक।
कभी मुझे पीलीभीत भेज दें, कभी आगरा भेज दें, कभी इलाहाबाद भेज दें, और उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन दे के आ गया। ठीक। फिर उसके बाद LLB करके फिर इस तरह आया, और पहला इंटरव्यू था फिर मैं सुड्रा मारी कॉलेज, CRA कॉलेज करते हैं, ओके उसमें मेरी नियुक्ति हो गई ओके। प्रोफेसर की, और वहाँ पे सारी उम्र रहा। Yes, that was your first and last assignment as a professor. जी। जी। और फिर लिखना पढ़ना मैंने बताया था कि उन्होंने कहा, फिर अब तो मैं समझता हूँ कि मैं साहित्य ही खाता हूँ, साहित्य ही पीता हूँ, बहुत साहित्य बढ़िया। ओढ़ता हूँ, पहनता हूँ, बहुत 24 घंटे का मैं बहुत साहित्य बढ़िया। लेखन का ही मेरा होता है, और मेरा सतराम कोई शौक जी, नहीं। आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, इत्तेफाक से उनमें से बहुत से लोगों से मेरा भी परिचय है। जैसे श्री VD शर्मा मेरे जी। पड़ोसी भी रहे, मैंने उनके अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में, ऑफ कोर्स वो साइंस में थे, लेकिन ये और प्रोफेसर गखड़, इन दोनों गखड़ साहब भी थे हमारे वाइस प्रिंसिपल। हाँ, हाँ। तो इनका भी हमारे जीवन पे बड़ा असर रहा। और उसके बाद आप प्रिंसिपल प्रदीप का जिक्र कर रहे हैं, विशिष्ट साहब भी उनके स्टूडेंट रहे, मैं तो उनके पास एज ए लेक्चरर काम करता था। उनका ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट, बहुत दिलचस्प। उनका पोइट्री में इंटरेस्ट, और वो इनकरेज करते थे इन बहुत सब ज़्यादा। बातों को लेकर। तो डेफिनेटली आई कैन सी दैट वर्सटाइल इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो आज हम आपसे आपके पुस्तकों के बारे में बातचीत करेंगे, और मैं समझता हूँ विशेष जी आप इसकी शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, आप तो बेसिकली पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। जी। आपने हरियाणा की संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों को भी बहुत नज़दीक से देखा। आपकी संस्कृति पर भी पुस्तकें हैं, आपके निबंधों पर भी पुस्तकें हैं, यात्रा वृत्तांतों पर भी आपने लिखा है। मेरा सवाल ये है कि ये सारी की सारी विधाएं ऐसी विधाएं हैं जिन पर भारत में और हिंदी में बहुत कम लोगों ने काम किया। जी। तो ये इस इत्तेफाक के बारे में ज़रा बताइए कि आप इन जो बड़ी कहना चाहिए रेयर, हाँ रेयर कह लीजिए विधाएं हैं, इनसे आपका जुड़ाव कैसे? नहीं, ऐसा कोई इसमें कोई कैलकुलेटेड नहीं है कि भाई कोई नहीं लिख रहा तो मैं लिखूंगा। मेरी जाहिर है कि रुचि रही है, जो लोक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो लोक संस्कृति से रुचि रही है, तो लोक संस्कृति और ये आपस में इनका अंतर संबंध है बिल्कुल। संस्कृति का, तो उस पर मेरी शुरुआत मैंने वहाँ से की थी। बिल्कुल। कॉलम मेरा आता था संस्कृति दर्पण, तो इसलिए मैं लोक में तो इस दृष्टि से चला गया, रुचि मेरी रही, अब भी है। और फिर रही बात यात्रा वृत्तांत, ये अब मैंने यात्राएं की हैं, तो यात्रा अब जो मेरी पुस्तक है सफर जारी है, उसमें 6 भाग हैं। जिस स्थान की यात्रा वो अलग अलग से, भाई शिमला की यात्रा और गुजरात की यात्रा, जहाँ जहाँ भी है वो अलग अलग अनुभाग है। और वो मैंने चूंकि कोई भी चीज़ सोच के मैं नहीं लिख सकता कि कोई यूं कह दे मुझे भाई आपको ये लिखना है, प्लान मैं में लिख नहीं है। मैं नहीं लिख सकता। यहाँ तक है कि कुछ नाम यहाँ क्या लें, कुछ लोगों ने यहाँ तक मेरे सामने प्रस्ताव रखे कि आप अमुक आदमी के ऊपर पुस्तक लिख दो, आपको अमुक पद मिल जाएगा। ऐसा तो होता ही है। मैं नहीं लिख सकता, ठीक। मैं नहीं लिख सकता, कोई कुछ कहो तो मैं नहीं लिख पाया। अंदर से जो उपजता है, जो मेरी अनुभूतियाँ हैं, तो अनुभूति वहाँ यात्रा में जाते हैं तो जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिस्ट सा है ना, स्थायी, वो नहीं देखता। मैं वहाँ ये देखूंगा कि ये कोई सामान बेचने वाली यहाँ बैठी है, मैं उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ भैया आप क्यों ये कर रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं, कितने आप कमा लेते हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या आपकी भाषा है, क्या आपकी संस्कृति है। जो वहाँ पर चालक होता है उसके साथ में चाय पीऊँगा, उससे बात करूँगा, उन संस्कृति के बारे में पूछूंगा, देखने जाऊँगा, तो इससे फिर वो अनुभूतियाँ सघन होती हैं। तो फिर वो चटपटाहट होती है कि इनको मैं लिखूँ भी। तो इसलिए फिर मैंने वो यात्रा वृत्तांत भी लिखे। और उसमें केवल ये नहीं है कि वहाँ चले गए हम आ गए, ऐसा नहीं है।
वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, वहाँ क्या कारण है, इतिहास है, वहाँ से लोग संस्कृति खान पान इतिहास और वो से लेकर वर्तमान तक जो वहाँ पर विकास हुआ है, उन सब का जो वो एकीकरण करके और फिर में लिखे बगैर नहीं रह इसका तो बड़ा शोध हो जाता है एक तरीके हाँ से। शोधात्मक से है और इसलिए फिर वो अच्छे भी हैं। तो इसलिए तो यात्रा वृत्तांत में लिखा। तो अच्छा, इसका संस्कार- एक ही वॉल्यूम आया है यहाँ? अभी फिलहाल एक आया, अच्छा, ठीक और है मेरे पास ओके। वो और अभी आई नहीं है। ठीक है। उसके बाद तो यात्राएं मैंने और भी की हैं। ठीक। अभी मैं 10 दिन दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की यात्रा हाँ, करके नहीं, आया। आपकी पुस्तक का टाइटल भी तो यही कहता है ना कि सफर जारी है अभी। सफर जारी। अभी जारी है, ये जान के मैंने यस जी। डॉक्टर साहब, ललित निबंधों के बारे में भी थोड़ा बताइए। ललित निबंध भी आमतौर पे एक जो बहुत चर्चित नाम है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के नाम के बाद कोई ऐसा चर्चित चेहरा, कोई ऐसा चर्चित नाम नहीं दिखाई दे रहा, या आज भी राम का मुकुट भीग रहा है जैसे निबंध जो है, वैसे निबंध इन दिनों क्यों नहीं लिखे जा रहे? और आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं, आपने बहुत नई जमीन तोड़ी है, तो इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ललित निबंध जो लिखेगा वही व्यक्ति लिख पाएगा जो थोड़ा सा भावुक होगा, थोड़ा सा उसमें कवि का रूप भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। थोड़ा गद्य का भी रूप होगा, भाषा भी कवितात्मक, भाषा भी अच्छी होगी, वही लिख पाएगा। बिल्कुल। और इसलिए अब आज की चकाचौंध में अब धीरे धीरे कारण क्या है वो तो व्यक्तिशय हो सकता है, मगर लोग नहीं लिख रहे विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में। मैं आपको एक वो बताता हूँ, जब मेरा शायद इनसे जुड़ा होने का, ललित निबंध के क्षेत्र में जाने का ये भी कारण हो सकता है कि मेरा जो शोध कार्य है वो ललित निबंध के ऊपर है। अच्छा जी। उस मेरा जो पीएचडी का विषय था हिंदी ललित निबंध स्वरूप और मूल्यांकन, बहुत बढ़िया। उससे पहले कोई काम हुआ ही नहीं होगा। उससे पहले काम नहीं हुआ था। सही। लोग ये कहते थे ललित निबंध नाम की कोई विधा नहीं है, निबंध तो निबंध है, निबंध तो और इसको ललित निबंधों को भावात्मक निबंध कह के और या सांस्कृतिक निबंध कह के छोड़ देते थे। तो वो 4 विद्यार्थी इस काम को छोड़ के जा चुके थे। वो बाद में मुझे बताया, मेरी जो वो थी गाइड डॉक्टर पुष्पा बंसल, अब भी हैं वो, हैदराबाद रहती है और भी विदुषी थी। यदि शायद मुझे भी बता देती तो क्या पता मैं छोड़ के चला जाता। बाद में बताया कि भाई ये कहीं जा चुके थे और आपको मैंने ये विषय दिया था कि आप अंग्रेजी भी जानते हो या संस्कृत भी जानते हो और आप इसका लोक से भी जुड़ाव है, तो आप कर पाओगे, तो आप कर पाए। तो इसलिए मैंने वो सारे निबंध पढ़ने पड़े। तो पढ़ने से फिर जाहिर है कि मुझे उस तरफ और ज्यादा रुचि जागृत हुई। और विद्यानिवास मिश्र जी का आपने जिक्र किया, उन दिनों ये यहाँ के चीफ एडिटर थे नवभारत, तो मुझे इनका साक्षात्कार लेना था, पीएचडी कर रहा था। तो मैंने उन दिनों पत्र व्यवहार होता था, पत्र व्यवहार से समय लिया और इन्होंने कह दिया कि भाई ये वहाँ रहते थे साकेत, कि भाई शाम को आपको 7 बजे आ जाओ साकेत, 7 बजे का मेरे घर, यहाँ नहीं बात होगी, घर में बैठ के बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया आदमी थे, वहाँ 7 बजे हम चले गए और इनकी जो पत्नी थी वो भी ऐसा लगा जैसे माई है, और वहाँ बैठ के कई घंटे बात हुई। और उन्होंने भी ये उस दिन मुझे ध्यान है कहा कि लोग अब ललित निबंध लिखे। मैं उसमें उनके साथ भी मेरा और ज़्यादा जो क्यों हुआ कि एक उनकी अखबार में मेरा कॉलम आता था। अच्छा। बाद में आने लगा, पहले मैं वैसे भेजता था, तो मैंने कहा उनके उसमें एक वो भेजा अपना आलेख, और वो लिख के आ गया कि भाई ये छपने योग्य नहीं है और दूसरा भेजिए। तो वो उन्होंने नहीं पढ़ा और उनके जो नीचे होगा कोई उन्होंने भेज दिया। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और मैं आक्रोश से कि भाई मुझे बड़ा इस बात को पीड़ा हुई, आप जैसा विद्वान, हस्ताक्षर उनके थे चिट्ठी पे, कि आप जैसा विद्वान ये कह रहा है, इसको एक बार पढ़ के देखो, पढ़ाई नहीं गए। तो उनकी फिर
चिट्ठी का उत्तर आया, वो छपा बाद में कि आपका बस 1.5 लाइन थी, आपका आक्रोश सिर माथे और कभी मिलना। अच्छा। फिर मैंने कहा कि जब आप पीएचडी के लिए मिलना चाहता हूँ, तो फिर इसलिए मेरी ललित निबंध की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। और मैं अब यूँ मानता हूँ कि भाई ललित निबंध मैं अच्छा लिखता हूँ, कविता भी लिखता हूँ, मगर मैं स्वीकार करता हूँ कि भाई यदि कंपैरिजन करें तो ललित निबंध में ठीक ठाक लिख लेता हूँ। तो इसलिए उस क्षेत्र में आया और 7 मेरी पुस्तकें ललित निबंध में आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा काम है, मेरे ख्याल से बीच में नजर नहीं आता किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में इतना काम किया। हाँ, मेरे भी दृष्टि में अब वर्तमान की बात हो रही है। हाँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में पिछले 10-20 वर्षों में जब से हम बहुत गौर रखने लगे हैं साहित्य पे, तब से मेरी नजर में तो नहीं आया जी। मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो संतराम जी, आपने बताया कि 7 पुस्तकें हैं, आप निबंध की विधा पे लिख चुके हैं जी। कुछ एक के नाम अगर आपको याद हो। हाँ, सारों के नाम याद है। हाँ बताइए। लोक आलोक सबसे पहली थी, संस्कृति का स्वरूप और भूमंडलीकरण, आंगन में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में नहीं आंगन में, हाँ। सबसे चर्चित पुस्तक है मेरी। अब भी लोग नाराज हुए रहते हैं कि भाई वो अब छापा नहीं उसने, पब्लिशर ने, और लोग पुस्तक मांगते हैं कि हमें तो दूर दूर से आती हैं चिट्ठियाँ। तो आंगन में मोर नाचा किसने देखा और संस्कृति दर्पण, लोकपथ, 21वीं सदी के ललित निबंध, और अब 2 आई हैं जो अभी अभी सद्य प्रकाशित हुई हैं, हंसा बोलिए मेरे राम, बहुत बढ़िया। हंसा बोलिए मेरे राम, वो, और अब जो है वो अभी आई है इसके बाद, हंसा बोलियों के बाद वो है संस्कृति की खोज। तो ये पुस्तकें ललित निबंध की हैं और मैं समझता हूँ तो पाठक बताएंगे, मगर मुझे अच्छी लगती है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है। बिल्कुल यही बात होनी भी चाहिए डॉक्टर साहब, ये संतोष अगर नहीं है तो फिर लिखने का फायदा है जी। तो और कोई आप बात करना चाहें? देखिए ऐसा है, मुझसे तो लगातार वार्तालाप होता ही रहता है साहित्य की, जो संस्मरण की बात आप कर रहे थे। हाँ जी, संस्मरण के बारे में। हाँ, संस्मरण की मेरी पुस्तक आई है, स्मृतियों के सोपान। और मैं इसलिए उस बात को छेड़ना चाहता हूँ कि हमारे कोई विद्वान वो है गुरुजन, मैं पढ़ा तो नहीं उनको, पर गुरु ही कहता हूँ, मेरे महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया। तो मेरी वो पुस्तक आई, आपको ध्यान है, आपने भी कहा भाई ये यहाँ नहीं, ये इस तरह से कुछ आपने दिए थे सुझाव। हाँ जी। और वो मैंने जब आई तो उसको डाला तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं समझता हूँ कि आपने संस्मरण लिखने में बहुत जल्दी की, अब ये नहीं लिखने चाहिए थे। अच्छा। फिर मैंने उसको उनका उत्तर दिया और टेलीफोन पे बात की। सर अभी आप क्या समझ रहे हो, मैं मुका नहीं हूँ, अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अब नहीं, फिर भी वो तो उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर लिखते हैं, मगर नहीं, वो तो लोग आत्मकथा भी लिख देते हैं, जहाँ तक जीवन हुआ वहां तक तो लिख देते हैं, मगर उनका शायद ये रहा हो कि वो मुझे अब भी विद्यार्थी के रूप में देख रहे हैं। वो भी देखते हैं। दूसरी बात ये है कि एक स्टैंडर्ड लाइन खींची है, आप महादेवी वर्मा को देखते हैं, आप राम वृक्ष बेनीपुरी को देखते हैं, इन सारे लोगों को देखते हैं तो होता ये कि आपने एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि वही होगा, वैसी मृदु भाषा होगी, वही छायावादी बिंब होंगे उनमें। तो उससे जब कंपैरिजन करते हैं तो आपके साथ क्या है, आप में आधुनिकता बहुत अधिक है, आप में लोक बहुत अधिक रचा है, तो इस अंतर को आमतौर पर व्यक्ति समझ नहीं पाता। जी, जी। इसलिए ये टिप्पणी हो जाती है। लेकिन आप एक नई जमीन तलाश कर रहे हैं, नई जमीन तोड़ रहे हैं, ये अपने आप में नहीं, वो आपको मैं दूंगा, उसका लोकार्पण होगा जब यहाँ, तो आपको अलग लगेंगे, वो बिल्कुल लीक से हटके लगेंगे। मैं यूं नहीं है कि भाई उस जैसा ही बनने की कोशिश करूँ यार, मेरे अंदर से जो आता है मैं वही लिखता। साहित्य में तो डॉक्टर साहब किसी जैसा कोई बन ही नहीं सकता। हाँ, मेरे अंदर से जो आता है, आपने ठीक कहा कि ना चाहते हुए भी मेरे अंदर लोक भी आ जाता है और आधुनिक भी आ जाता है। उन सब को मिला के
एक नई बात उभरती है। बेसिकली व्यक्ति अपने समय को लिख रहा होता है। हाँ बिल्कुल। महादेवी ने अपने समय को जिया, राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने समय को जिया, और भी कुबेरनाथ राय ने बहुत अच्छा लिखा। जी, जी। इन सब लोगों का अपना समय था, इनकी अपनी पृष्ठभूमि है, इनका अपना परिप्रेक्ष्य जी। है। इसी तरह से आपका अपना अलग है। हमारे हरियाणा का अगर कोई लोक कहीं चित्रित होता है तो आपके यहाँ होता है, जी। उनके यहाँ उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जहाँ से वे लोग हाँ, संबंधित बिल्कुल, रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ का लोक आता है। हाँ, वहाँ का। और आमतौर पे रहा ये कि हमारे हरियाणा से ऐसे विद्वान, ऐसे लोग रहे ही बहुत कम जो इन सब चीजों को पढ़े और चर्चा करें। तो होता ये कि हमारा लोक जो है वो उतना प्रचलित नहीं हुआ, लोग उससे अनभिज्ञ हैं। जी। आपने वो एक नई चीज दी है तो लोग धीरे धीरे उसे स्वीकार करेंगे। हाँ, अब तो रिसर्च कई बच्चे कर रहे हैं मेरे हाँ, ऊपर, हाँ, हाँ, ओके। निबंधों के ऊपर। निबंधों के ऊपर। खासकर निबंधों के ऊपर। जी जी जी। और चूंकि पहले था वो, आप ठीक कह रहे हो, उनमें वहाँ का लोक है, यहाँ का लोक है, जी। तो ये एक नई बात है बिल्कुल। और स्वीकारने लगे हैं लोग इसको। नहीं, वहाँ बहुत लोग हैं चर्चा करने वाले, वहाँ बहुत हाँ, लोग हैं लिखने वाले। हाँ। हमारी मुश्किल ये है हरियाणा में, खास तौर पे हरियाणा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ साहित्य किसी की प्राथमिकता ही नहीं है। नहीं है। तो ऐसे में जो व्यक्ति साहित्य की बात करेगा वो अकेला है, उसका मूल्यांकन करेंगे वे लोग जो पड़ोस के राज्यों से आते जी। हैं, उनके लिए वो नई चीज हो जाती है। जी। ये मुश्किल बात है ना। हमने अपने लेखक तो कुछ एक पैदा किए, लेकिन हमने अपने राज्य में आलोचक पैदा ही नहीं किए, जी। मूल्यांकनकर्ता पैदा ही नहीं जी। किए। ये तकलीफ इसलिए आपको भी हुई है और बहुत सारे लोगों को होती है। नहीं, अब स्वीकार कर रहे हैं। अब करेंगे, अब जैसे लोग मैं स्वीकारेंगे। बता रहा, एक तो पूना का लड़का है, जी जी जी। वो इतना नाराज हो गया मेरे से कि भाई मुझे आपकी पुस्तक हर हाल में ये पुस्तक चाहिए, आंगन में मोर नाचा किसने देखा। एक निबंध का ही वो है ये चीज। टाइटल है, हाँ। और वो ये था कि भाई मैं गांव में गया और हम बच्चे थे तो मोर जब नृत्य करते थे और जो उनके पंख गिर जाते थे हम बड़ा चाव से उठाते थे, मोर के, उनको चंदे बोलते थे। और मैं कई साल के बाद गया, हमारे आंगन में ही मोर नाच रहा घर में, और वो उसके वो जो थे पंख है वो भी गिर रहे, आंगन में मोर नाच, कोई देख ही नहीं रहा, कोई पंख भी नहीं उठा रहा, कोई पंख नहीं उठा रहा। तो उसके बाद मैंने आके वो लिखा, दैनिक ट्रिब्यून में छपा था। फिर मैंने इसका शीर्षक यही लिखा। और एक चीफ मिनिस्टर थे, नाम तो अब क्या लें, जब उनको कोई कहने लगा कि आओ आपको मिलवाते हैं, मगर मैं क्या करूँगा। फिर भी मेरे मित्र थे वो पत्रकार, वो बोले नहीं चलो आप, आपकी नई पुस्तक है ना, वो ले चलो। तो वो उन्होंने कह रहे थे, वो देख के हंसे, अगर जंगल में नहीं नचा, घर को आंगन में नाचा है। भाई वो बिना पढ़े मतलब क्या समझता है ना। आंगन में मोर नाचा है। जितना बड़ा व्यंग्य इस आपके शीर्षक में है, उस व्यंग्य को समझने के लिए तो साहित्य की समझ चाहिए। तो एक वो लड़का है उसके पास, अब मैंने ये कह दिया भाई अब मैं फोटो स्टेट करवा के भेज दूंगा। एक जयपुर से लड़का है विशाल चौहान, वो आज तो उसका आया है कि सर आप हाथ जुड़वा लो, कितने पैसे ले लो, आप टेलीफोन उठा लो, वो पुस्तक चाहिए हर हाल में। मैंने पूछा उसको टेलीफोन करके क्यों चाहिए, अभी उसका बड़ा आकर्षक कवर है, और मैं सीधी सी बात है, आपका उसमें एक निबंध है गुगा पीर, हाँ। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि वो तथ्यात्मक नहीं है, वो निबंध, ललित निबंध है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं वो पढ़ना डॉक्टर चाहता साहब, हूँ। उसका कारण ये है, जैसे हमारे क्षेत्र में गुगा पीर का मेला होता है, बचपन में हम तो सबसे बड़ा मेला अगर कोई होता था गुगा का ही मेला होता था, जी। लेकिन ये परंपरा राजस्थान तक जाती है। हाँ, ये होगा। गुगा का मेला जयपुर में ही भरता है, अजमेर में ही भरता है, और उस एरिया में गुगा पीर प्रसिद्ध है। जी जी। तो इसलिए एक रुचि स्वाभाविक है। हाँ। तो ये इसलिए इस क्षेत्र में मैं जी। अब भी बढ़ रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ जी। कई दिन से, जी। एक दिन मैंने डॉक्टर चंद्र तिरखा की वो सुनी, जी। उसके ऊपर ये यूट्यूब के ऊपर, कि भाई अब तो ना बिल्कुल लघुता का जमाना आ गया, संक्षिप्त चाहते हैं लोग। यस। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि जैसे लघु कथा है, छोटा सा बस कहानी है, तो लघु ललित निबंध भी तो हो सकता है। हो सकता है, क्यों हो सकता है? अब वो मेरे ये जो निबंध है, अमेरिका में 4-4, 5-5, 7-8 पृष्ठ तक है। अमेरिका में दिक्कत ये है सर, पत्रिकाएं और अखबार ये कहते हैं अपने राइटर्स को कि हमें 2000 शब्दों से अधिक नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि
क्यों ना फिर एक नई विधाय का शुरुआत बिल्कुल नहीं, करते बिल्कुल हैं। शुरू करिए एकदम शुरू करिए। लघु ललित निबंध, Yes. बस केवल आधे पृष्ठ का हाँ, हाँ, हाँ। निबंध, और उसमें सारा निचोड़ भर दें। देखिए रिश्वत साहब, मैं शायरी के अंदाज में एक बात कहा करता हूँ जी। कि हजारों लफ्ज़ों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्ज़ों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कैसे। वाह वाह, क्या कहना। तो बात ये है कि ललित निबंध हो, कहानी हो, जितने संक्षिप्त वे में दिल को छूती बात हाँ, कही मैं जाएगी, वो लिखूंगा अगले। वो अपने आप में मायने रखती है। हाँ, और इसी उसमें मुझे एक और ध्यान आया, हम्म, मैं समझ चाहता हूँ कि नवगीत लिखे जा रहे हैं हिंदी में। बिल्कुल लिखे जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि हिंदी में नवगीत लिखे जा रहे हैं, अच्छी बात है, हरियाणा में लिखी। हरियाणवी में क्यों नहीं हो। Yes. तो मेरी पुस्तक आई है, जी अभी लोकार्पण उसका हो चुका है उसका, तो जी। अच्छा, कंक्रीट के जंगल में, हम्म। उसमें 69 नवगीत नवगीत ही रखे हैं। हम्म। उसके वो अलग है कि व्यक्ति खंड, हम्म। समाज खंड, हम्म। संस्कृति खंड, हम्म। ये बना रखे हैं, वो अलग है, ठीक है। अलग अलग। हम्म। व्यक्ति की मेरी जो व्यक्ति से संबंधित थे, हम्म। समाज से संबंधित, हम्म। प्रकृति से, संस्कृति से, वो अलग है। हम्म। तो वो मेरी नवगीत की पुस्तक है ओके, और बड़ी पसंद की जा रही है। ओके, ठीक। आप पढ़ोगे जी। तो आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। जी जी, ये नहीं है कि हरियाणवी समझ में नहीं आएगी। मेरी जो अनकहे दर्द, अच्छा, हरियाणवी कविता की पुस्तक है, ओके। अनकहे दर्द। ठीक। उसमें एक कविता है माँ के बारे में। हम्म, वो पटियाला आज से 15 साल पहले कोई सम्मेलन था, और उसमें हमारे साथियों ने कहा, हम गए हुए थे, तो वो सारे देश से लोग आए हुए थे कि आप ना वो हरियाणवी की वो सुना दो। मैंने कहा, यहाँ कौन समझेगा, सब इस प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। फिर भी उन्होंने कहा तो मैंने सुना दी। तो उसके बाद जब भोजन के लिए गए तो महाराष्ट्र के लोग मेरे पास आए, वो कहने लगे, सर एक बार चलना। मैं, क्या हुआ। प्लेट साथ ही चलो, हमारी महिलाएं ना खाना नहीं खा रही, रो रही है। अच्छा, क्यों रो रही है। अगर आप चलो तो हाँ। तो गए, बोला हाँ बंदे नमस्ते, कि ये इसलिए रो रही है, आपकी माँ की कविता है ना, उसको सुन के। ओह, क्या बात। तो मैंने कहा कि आपको समझ में आ गई, हाँ। कि समझने में क्या था, हाँ, हमें भाव तो समझ में आ ही रहे थे। ये सब कि वो कविता हाँ। तो मुझे सारी याद नहीं ना, अवसर, मगर उस कुल मिला के ये था। मेरी हमारे जो पड़ोस में हमारी कोई दादी लगती थी, वो उसके अपने बेटा, एक ही बेटा था, उसके पास गई, दिल्ली अधिकारी था, और उसकी पत्नी ने वो घर से निकाल दी और वो गाँव आ गई। तो मैं बच्चा सा था तब, किसी ने मेरी माता जी को बताया कि अमुक दादी वहाँ पर जो तालाब है, तालाब के किनारे और नीम के पेड़ के नीचे रो रही है। अब वो तो दिल्ली गई हुई थी, तो मैं साथ चला गया। तो वो रो के उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे। तुम कहा कि रोने की जरूरत नहीं, तेरा घर है, हम संभाल लेंगे। तो फिर वो मेरे को बड़ी मेरे अंदर बैठ गई। तो वो मैंने सारी घटना उसमें लिखी है, ओके, कि वे किस प्रकार से वो जब काम था तब तो माँ को बुला लिया, फिर कह दिया तू माँ घर चल। तो मैंने उसको यूं मोड़ दिया कि माँ गांव में चली जाए या तो, और गांव में नहीं जाती तो वृद्धाश्रम में चली जाएगी, बेटा कहता है। और वो फिर माँ के संवाद है, संवादात्मक है। माँ कहती है, बेटा मैं गांव में क्या कहूँगी जाके, और इससे तो अच्छा मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी, मगर किसी को ये मत हो कहना कि वृद्धाश्रम में गई मेरी माँ, ये कह देना कि गांव में गई। और फिर वो उसके मकान की तरफ देख के, और वो जोर जोर से हंसती है, कई साल के बाद खांसती है, ये शब्द है उसमें। और माँ जोर जोर से हंसी, जोर जोर से खांसी, और फिर रिक्शा में बैठ के चली गई, और वृद्धाश्रम के आगे रुकती है और कहते हैं, हे ईश्वर मुझे उठा ले। और माँ
का देहांत हो गया। अब वो कोई जानकार तो था नहीं, तो इसलिए पुलिस ने पंचनामा काटा और कोई नहीं आया तो संस्कार कर दिए। यहाँ खत्म होती है बड़ी ऐसा मार्मिक संवेदना। तो इस तरह की जो है ना, मैं निबंध भी ऐसे ही उठाता हूँ और कविताएं भी मेरी ऐसी मिलेंगी कि जो किसी उससे मैंने अनुभूत किया है कोई पहलू, उसको फिर मैं लिखता हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। हमारा सौभाग्य रहा कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और ये काफी लंबी विस्तृत चर्चा हमने की आपके बारे में, आपके साहित्य के बारे में, और जो वर्तमान में साहित्य की स्थितियां चल रही हैं उस पर भी आपकी टिप्पणियां कि शीघ्र ही उनका लोकार्पण करवाएंगे। जी जी जी, मोस्ट वेलकम। तो साथियों, ये थे श्री संतराम देसवाल। मैं इनको देखकर एक शेर याद करना चाहता हूं कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो एक बड़े कद के साहित्यकार श्री संतराम जी से हमारी वार्तालाप चल रही थी। मैं समझता हूँ आप भी इससे जुड़ना चाहें, हमें लिखिए, हम ये सारे संदेश संतराम जी को भेजेंगे और इनकी तरफ से जो उत्तर मिलेंगे वो हम आने वाले किसी समय में आपसे भी साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। हार्दिक आभार।